नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार नई दिल्ली में आए तो एक बार से हलचल बढ़ गई है विपक्षी एकता की। नीतीश कुमार को लोग देखने लगे हैं कि ये भविष्य के यूपीए के संरक्षक हो सकते हैं, यूपीए को फिर से नए स्वरूप में सामने ला सकते हैं, या फिर कोई एक थर्ड फ्रंट नया सामने आ सकता है जिसमें शायद कांग्रेस भी शामिल हो जाए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। ये सब अटकलें लगने लगी हैं और जितना भी लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो सब लोग इस पर फोकस करने लगे हैं कि एक विपक्षी एकता बन रही है। विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लिए बनने लगी है। इससे पहले 2021 में भी तमाम लेफ्ट लिबरल मीडिया ने यही शोर मचाया था जब ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 294 विधानसभा सीटें होती हैं जहां पर बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है और ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 सीटें हासिल की थी, जो कि उससे पहले चुनाव यानी कि 2016 के चुनाव से 4 सीटें अधिक थी। तो प्रचंड बहुमत ही कहा जाएगा इसको। लेकिन बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई थी 3 से। उसकी इससे पहले वाले चुनाव में 3 सीटें थी, लेकिन 2021 के चुनाव में 77 सीटें बीजेपी की जीत कर आई और इसने ममता बनर्जी को परेशानी में डाल दिया। ममता बनर्जी को लगा कि भविष्य में मेरे लिए बीजेपी चुनौती हो सकती है। तो वो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पार्लियामेंट का मानसून सत्र हुआ था, उस सत्र के दौरान वो दिल्ली में आई, जिस तरह से नीतीश कुमार आजकल आए हुए हैं। और उस सत्र के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी ने यहाँ पर आकर एक क्या कहना चाहिए कि सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मुहिम चलाई, सारे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और उन्हें वापस हो निराश लौट जाना पड़ा। प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिशें की थी कि 2024 के लिए कोई ठोस काम कर लिया जाए, मोदी के खिलाफ कोई ठोस विरोधी धड़ा तैयार कर लिया जाए, लेकिन सारे विपक्षी दलों ने मना कर दिया। और राहुल गांधी और सब इन लोगों ने तो कह दिया था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तो कतई नहीं। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए केवल पश्चिम बंगाल पर ही फोकस करने के अलावा बचता कुछ नहीं है। अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला अभी हाल ही में आया है, जो टिप्पणियां ममता बनर्जी के खिलाफ वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ की हैं हाईकोर्ट ने, उसने ममता बनर्जी को और भी परेशानी में डाल दिया है। देखिए, अभी रामनवमी के त्यौहार पर रामनवमी के जो जुलूस निकाले जाते हैं उन पर पथराव हुआ, मुस्लिम इलाकों में ज़बरदस्त पथराव की घटनाएं हुई। इसके खिलाफ जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, पहले कभी ममता के खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने हाईकोर्ट में डाला और लिखा कि साहब ये देखिए, जितने भी यहाँ हनुमान जयंती और रामनवमी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इन सब में सुनियोजित तरीके से पथराव किया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई एक्शन सरकार नहीं कर रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद नहीं रहती और सब लोग भाग जाते हैं। और इसमें कोर्ट ने जो अपने प्रथम दृष्टया जो सबूत जुटाए और इसमें जो चीज़ें सामने आई, उसमें स्पष्ट हो गया कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के आरोप बिल्कुल सही थे। कोर्ट ने खुद कहा कि एक रात में या 10-15 मिनट में छतों पर इतने पत्थर एकत्र नहीं हो सकते रामनवमी के जुलूस के समय। ये सर पूर्व नियोजित था, पहले से तैयारी थी और इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरनेट की सेवाएं क्यों बंद की गई थी यहाँ पर। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी है, अभी 2 दिन पहले जो मैंने प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 3 घर पर बैठ गए हैं उसमें ममता का जब जिक्र किया, मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि हाईकोर्ट की टिप्पणी ने ममता बनर्जी को बड़ी परेशानी में डाला है। दूसरे, अभी हाल ही में एक उपचुनाव हुआ था सागर दीघी सीट का, ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस ने वो सीट जीत ली और उसमें बताया जाता है कि 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं उस सीट पर। तो ममता बनर्जी को यह भी लग रहा है कि मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है टीएमसी से और ये वापस कांग्रेस और वामपंथी दलों की तरफ लौट रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी दल गठबंधन में लड़ने वाले हैं 2024 का चुनाव भी। अब ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट बैंक को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव जैसे प्रयास करने पड़ रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अखबारों के कटिंग आप सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिए, आज भी पड़े हुए हैं और उसमें कटिंग्स में साफ लिखा गया है, मुलायम सिंह यादव का बयान छपा था उस समय अखबारों में। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कार सेवकों पर और हिंदुओं पर गोलियां नहीं चलवाता तो मुसलमानों का मेरे प्रति विश्वास कैसे जागता।
आज उसी राह पर ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की एक तस्वीर कल की बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है और कोलकाता का केएमसी पार्क है, वहाँ पर एक इफ्तार पार्टी थी और जिसमें ये टोपी मास्टर इनके बगल में बैठे हुए हैं, ये हैं फिरहाद हाकिम। इनकी सरकार में मंत्री भी हैं और बहुत ही भ्रष्ट मंत्री माने जाते हैं और सांप्रदायिक चेहरा हैं, टीएमसी का मुस्लिम फेस हैं और इनके साथ ममता बनर्जी बैठी हुई आपको नज़र आ रही हैं। इनका एक वीडियो भी दिखाऊंगा ममता बनर्जी का, जिसमें ममता बनर्जी आपको जो दुआ पढ़ती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए, ये ममता बनर्जी दुआ पढ़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये इसी कार्यक्रम की तस्वीर है। सामने मैंगो शेक रखा हुआ है लिफाफे उसमें बोतल में बंद, और देखिए किस तरीके से ये दुआ मान रही हैं पश्चिम बंगाल की अमन और दुआ की। और यहाँ पर जो है बाकायदा जो धार्मिक लोग हैं वो मौजूद हैं और ममता बनर्जी इसमें शिरकत कर रही हैं। अब इसकी क्या रीज़न है? ममता बनर्जी एक तरफ तो ये बयान देती हैं कि रमज़ान में कोई मुसलमान गलत कार्य नहीं करता, और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको तस्वीरें, वीडियो मिल जाएंगे जहां पर दंगाई जो मुस्लिम इलाकों में लूटपाट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी निष्पक्ष हैं या सेकुलर हैं? अब सेकुलर, अगर सेकुलर होने की परिभाषा यही है कि आप मुसलमानों का गुणगान कीजिए, मुसलमानों का समर्थन कीजिए, तो फिर ममता बनर्जी निश्चित रूप से सेकुलर है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस का जीतना, मुस्लिम इलाकों में रामनवमी के जो प्रदर्शन हैं उस पर पथराव होना, ये सब साबित करता है कि ममता बनर्जी किस राह पर चल पड़ी है। और देखिए, सोशल मीडिया पर खूब खबरें चल रही हैं, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे, दंगा भड़काने में सीएम ममता बनर्जी का हाथ, रामनवमी हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट खुलासा, डर से शिकायत तक करने नहीं गए हिंदू पीड़ित। और ये पार्लियामेंट में जो इनकी सांसद हैं बीजेपी की, उनका बयान देखिए लॉकेट चटर्जी का। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने सबको खुला छोड़ दिया है। सिर्फ रामनवमी पर ही नहीं बल्कि दुर्गा विसर्जन, सरस्वती पूजा, शोभा यात्रा, सब पर हमला होता है। हम एनआईए द्वारा जांच की मांग करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के चलते पुलिस हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है, ये आरोप इन पर लग रहे हैं। और देखिए ये वीडियो देखिए आप, कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो है इसमें हिंसा नहीं फैलाते, और देखिए किस तरीके से डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वालों की बाइकें तोड़ी जा रही हैं। ये देखिए एक मुस्लिम युवक, बुजुर्ग किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए ये कह रही है ममता बनर्जी के रामनवमी के मौके पर, रमज़ान के मौके पर मुसलमान जो है वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। और आपको ये तस्वीरें साफ सामने नज़र आ रही हैं। देखिए दंगाई क्या बवाल कर रहे हैं। ये देखिए लोगों को रोका नहीं गए, जो गरीब आदमी डोमिनो की सप्लाई करते हैं पिज़्ज़ा की, उनकी गाड़ियों को किस तरीके से तहस नहस किया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या ममता बनर्जी 2024 को लेकर घबरा गई हैं। 2024 से पहले 2019 के बारे में आपको बताता हूँ। 2019 में यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उनमें से ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी 2019 में। इससे पहले 2014 में ममता बनर्जी की 34 सीटें थी, 12 सीटों का घाटा हुआ था और ये सारी बीजेपी ने जीत ली थी। इससे पहले बीजेपी केवल 2 सीटों पर थी 2014 में, लेकिन 2019 में 18 पर पहुंच गई, 16 सीटों का फ़ायदा हुआ। 12 सीटें तो ममता बनर्जी की झटक ली बीजेपी ने, और 2 सीटें कांग्रेस की और 2 सीटें लेफ्ट की झटक ली। इस तरीके से 16 सीटें झटक ली थी भारतीय जनता पार्टी ने एक्स्ट्रा, और इस तरह से टोटल 18 सांसद जीत कर आए थे, जिनमें से एक ने, बाबुल सुप्रियो ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। और फिर आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तो टीएमसी के जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं वो सांसद बन गए थे उपचुनाव में। ममता बनर्जी को घबराहट किस बात की है? घबराहट इस बात की है कि क्या मुसलमान इस बार लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ फिर से जा रहे हैं। उन्हें ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट इतने नीचे पहुंच गई कि उसकी 0 सीट हो गई, तो अब निश्चित रूप से एक आध सीट उनकी बढ़ेगी ही, या 0 से नीचे तो जा नहीं सकती, कुछ फ़ायदा ही होगा। और अगर फ़ायदा होगा तो वो सीटें काटेंगे, वोट काटेंगे, मुसलमानों के वोट काटेंगे और निश्चित रूप से ममता का नुकसान करेंगे। कांग्रेस की भी 2 सीटें थी, कांग्रेस इससे कम पर जा सकती है, लेकिन अगर कम पर जाती है तो उसके नीचे जाने का फ़ायदा फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसमें
वो मुस्लिम वोटों के लिए जिस तरह से बैट कर रही हैं, तो इसमें हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होना तय है। बिल्कुल हिंदू वोट जो हैं वो एक तरफा जाने वाले हैं इस बार बीजेपी के तरफ, ये इस तरह के आसार बन गए हैं। और मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी भी तैयार खड़ी हैं, कांग्रेस भी तैयार खड़ी है, और लेफ्ट दल भी तैयार खड़े हैं, और शायद असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री कर जाएं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को अपनी हार सामने नज़र आ रही है। और दूसरी ओर आपको एक बात और बता दूं कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के पास इतना कैडर और इतना वोट, इतना बड़ा जो टीम है उतनी बड़ी नहीं थी बीजेपी के पास। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी और कई दिग्गज नेता बीजेपी में आ चुके हैं। ये सब विधानसभा चुनाव के समय में आए थे, अब लोकसभा चुनाव के लिए भी ये सब जोर आजमाइश कर रहे हैं। और हाई कोर्ट में जो रामनवमी के मामले को लेकर जो याचिका डाली थी, वो शुभेंदु अधिकारी नहीं डाली थी, उसी पर हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की थी कि सरकार का फेलियर है और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है जिस तरीके से वहाँ पर हुआ है। तो अब इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात और भी है, ममता बनर्जी घिरी हुई हैं भ्रष्टाचार और घोटालों से। पार्थ चटर्जी उनके मंत्री कितने समय से अंदर हैं, अनुव्रत मंडल का आपको हाल पता ही है, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, उन पर उनकी पत्नी पर ईडी की जांच चल रही है, पूछताछ हो चुकी है। तो ममता बनर्जी पर चौतरफा इतना दबाव बना हुआ है। और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत पानी बह गया है। 2021 के चुनाव में भले ही ममता बनर्जी ने 215 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है, और जब मतदाता वोट डालने के लिए जाता है तो वो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट डालता है। इस समय सारी की सारी जो परिस्थिति बन रही है, उन पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं इस बार हमारी जो लोकसभा सीटें हैं टीएमसी की, वो 22 से भी कम ना हो जाएं। और इसी की चिंता में ममता बनर्जी घुली जा रही हैं। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अब उनकी सीटें गई तो गई, और बीजेपी ने अगर एक भी सीट और फालतू जीत ली तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा परसेप्शन बनेगा। और 2026 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा, बीजेपी को यहाँ पर सरकार बनाने का फेयर चांस मिलेगा, और उन्हें निश्चित रूप से ये भी प्रॉफिट मिलेगा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ बीजेपी का, तभी वो 77 विधानसभा सीटें जीत पाई 2021 के विधानसभा चुनाव में। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो ज़्यादा सीटें जीतती हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। और बिल्कुल आप में से किसी का कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, द्रौपदी मुर्मू का फैक्टर जो आदिवासी वोट है वो भी निश्चित रूप से बीजेपी को लाभ करने जा रहा है, जो ममता बनर्जी ने जिनको निगलेक्ट किया है और बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ख़ासतौर से जिस कास्ट से द्रौपदी मुर्मू आती हैं उस कास्ट के वोट काफ़ी बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें अगर जीत ले तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए। फिलहाल ममता बनर्जी के होश फाख्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतर आई हैं, और उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों की जो तुष्टीकरण है उसमें कहीं कमी रह गई है, जो मुसलमानों ने हमें सागर दीघी का उपचुनाव हरवा दिया टीएमसी को, इससे उनको हड़बड़ाहट हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रदेश के मुसलमान ही हमें वोट ना दें और वापस कांग्रेस और वाम दलों की तरफ लौट जाएं। खैर, ममता बनर्जी की चिंताएं वाजिब हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के लिए खुद को भी प्रेरित करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि भाई इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।